पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को थी, लेकिन धीरे धीरे जब अमेरिका का रुझान अब भारतवर्ष के तरफ भी हुआ, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका ने समझा कि साहब अगर हमको व्यापार करना होगा तो उसमें भारतवर्ष हमारे लिए मुफीद होगा। तो इस बीच में ही ये रिश्ते जो 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 पाकिस्तान के रिश्ते थे वो चीन के साथ भी बढ़ने लगे। भारत का जो हमला हुआ वो नूर खान एयरबेस उसके बहुत पास ही है उसका परमाणु संयंत्र। तो अमेरिका ने यह देखा कि वो अगर वहाँ हमला होता है तो इसकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा सामरिक जो इसकी नीतियाँ हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। तो इसलिए वो कूद पड़ता है। इधर से चाइना देख रहा है कि उसके फुस हो गए ड्रोन, इसकी चर्चा होने लगी है, तो वो इसमें कूद जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से वो पाकिस्तान को पैम्पर कर रहे हैं। वो नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज 23 मई हो गई, यानी कि जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसकी पूरे 1 महीने और 1 दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उन जो महिलाएं थीं, जो हमारी बहनें थीं जिनका सिंदूर उजड़ा था, उसका बदला भी लिया गया। लेकिन इस पूरी गतिविधि में, इस पूरे घटनाक्रम में हमने एक बात देखी कि कुछ देश हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और कुछ देश हैं जो छुप के ही सही लेकिन पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। और उसमें से जो 2 मुख्य देश हैं जिनको कि हम सुपर पावर कहते हैं, चाइना और अमेरिका, वो भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का अस्तित्व जीता रहे और वो पाकिस्तान का अस्तित्व इस तरह से ज़िंदा रखना चाहते हैं कि वो भारत पर आक्रमण करता रहे। आखिर क्यों है ऐसा? पाकिस्तान खुद भी अमेरिका खुद भी आतंकवाद का शिकार हुआ था और जब उसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था तो पाकिस्तान से ही पकड़ा था। इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रति एक सद्भावना रहना और उसे हथियार और फंडिंग करना, ये कितना तक वाजिब है? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज हमारे विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में हैं डॉक्टर ममता रानी, जो कि RBBM कॉलेज की प्राचार्य हैं तथा भाजपा की वरिष्ठ नेत्री भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर क्या रणनीति है कि पाकिस्तान इतना प्रिय है अमेरिका और चाइना को? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग की आज़ादी मिल रही थी उस समय 2 राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर, भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और जिन्ना बहुत मॉडर्न विचार के लोग थे, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान बिल्कुल एक इस्लाम को मानने वाला एक रूढ़िवादी देश के रूप में पाकिस्तान आगे बढ़ा है। और पाकिस्तान का ये दुर्भाग्य रहा कि वहाँ लोकतंत्र बहुत कम समय के लिए रहा, और लोकतंत्र आता भी है तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो दिखावे की व्यवस्था होती है। दरअसल वहाँ सेना ही सब चीज़ को गाइड करती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया बनी उसमें बाईपोलर सिस्टम था, एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरे तरफ अमेरिका था। और एशिया में सोवियत संघ का भी प्रभाव था, जैसे भारतवर्ष उसका मित्र धीरे धीरे सोवियत संघ का मित्र हो रहा था। चीन भी 1949 में चीन में भी कम्युनिस्ट शासन आ गया हुआ था, सोवियत संघ का प्रभाव था ही था। तो एक उसमें अमेरिका के लिए घुमा फिरा के यही देश पाकिस्तान था जिसके माध्यम से वो सबको कंट्रोल करना चाहता था। यानी आपको मालूम है कि भारतवर्ष उसी समय भारतवर्ष दोनों जो पोल थे सोवियत संघ और अमेरिका के, उससे अलग होकर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था, जिसके कर्णधार में भारतवर्ष भी था। तो इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को अमेरिका बराबर समझता था कि ये प्रो सोवियत संघ है, और सोवियत संघ को कंटेन करने के लिए, भारतवर्ष को कंटेन करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए टूल के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहता था पाकिस्तान को।
और यही पाकिस्तान के नज़दीकी का, अमेरिका से नज़दीकी का राज है। लेकिन बाद में जो स्थिति बनी, चूँकि चीन का भी नाम आया है, बाद में जो स्थिति बनी उसमें धीरे धीरे जो जब सोवियत संघ टूट गया और रशिया के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में रशिया आज है, जो कि सोवियत संघ को एक तरह से हम कहें कि उसका मिनिएचर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोवियत संघ भी कमज़ोर पड़ा, दुनिया जो है सो एक ध्रुवीय हो गई, दो ध्रुवीय नहीं रही। और रूस और चीन के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस भी कम हुए। और अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप हुआ उसमें पाकिस्तान को केंद्र बनाकर अमेरिका ने तालिबान का निर्माण किया और अलकायदा का निर्माण किया। और आपने देखा कि किस तरह से सोवियत संघ को तो उसने आउट किया वहाँ से, लेकिन जब अमेरिका गया तो अमेरिका को भी वहाँ से भागना पड़ा अफ़गानिस्तान से, और आज वहाँ तालिबान का शासन है अफ़गानिस्तान में। तो इस तरह से पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को थी। लेकिन धीरे धीरे जब अमेरिका का रुझान अब भारतवर्ष के तरफ भी हुआ, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका ने समझा कि साहब अगर हमको व्यापार करना होगा तो उसमें भारतवर्ष हमारे लिए मुफीद होगा। तो इस बीच में ही ये रिश्ते जो पाकिस्तान के रिश्ते थे वो चीन के साथ भी बढ़ने लगे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ पहलगाम की घटना के बाद, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन दोनों एक तरह से इक्वेट कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान को। ये बहुत ही दुखद बात हुई कि जिसमें कि आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को इक्वेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी, जबकि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान ने आतंकवाद वहाँ करवाया है। तो इस तरह से एक एपीज करने वाली नीति, यानी पाकिस्तान को टूटने नहीं दें, पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि अगर 2 दिन और ये मामला चल जाता तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। तो पाकिस्तान, अमेरिका आज भी भारतवर्ष से नज़दीकी उसकी है, लेकिन आज भी वो जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि एक उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है उसको पैम्पर्ड चाइल्ड हम लोग कहते हैं। तो वो जो पाकिस्तान जो है एक तरह से पैम्पर्ड चाइल्ड है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं। और जो स्ट्रेटेजिक चीन इसलिए नहीं उसको, कि चीन का जो सड़कें बन रही हैं, जो ये पोर्ट्स बन रहे हैं चीन के सहयोग से, उसमें चीन का आर्थिक ये पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है सो ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को बचाने का प्रयास। बड़े देश अपने अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को ज़िंदा रखना चाहते हैं। डॉक्टर ममता रानी, हम आपके पास बढ़ते हैं और आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि ये 2 बड़े देश अपने फ़ायदे के लिए ऐसे एक आतंकवादी देश को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखिए, ये चेक बैलेंस की एक नीति है। भारत आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आप देखिए कि जिस समय कोरोना आया, भारत के पास किट नहीं थे, कोरोना के जो पीपीटी किट है उसने निर्माण किया, उसके पास वैक्सीन नहीं था, उसने और देशों से मदद मांगने की बजाय अपना वैक्सीन बनाया और दूसरे देशों को निर्यात भी किया। तो इस तरीके से भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ये बातें अमेरिका को नहीं पच रही है, क्योंकि ये अमेरिका को चुनौती है व्यापार जगत में भी, ये अमेरिका को चुनौती है सैन्य जगत में भी। जिस तरीके से भारतीय रक्षा प्रणाली ने रक्षा की, सारे ड्रोन्स को मार गिराए, मिसाइल को मार गिराए, उससे 2 बातें स्थापित हुई। एक तो कि भारत अब सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ा है, वो अपना हथियार खुद बना रहा है। दूसरा कि अमेरिका और चाइना के बने हुए हथियार जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था वो फ्लॉप हो रहे हैं। तो इसका एक हथियार का बहुत बड़ा मार्केट, सबसे ज़्यादा पैसा लोग कहता है कि सोना में है या हथियार में है, तो हथियार का बहुत बड़ा मार्केट प्रभावित हो रहा है इससे। अब चाइना में बने हथियार को, यूएस में बने हथियार को अब दूसरे देश नहीं लेंगे। तो अगर भारत के हथियारों की प्रभुता स्थापित हो गई पूरी दुनिया के सामने, तो उसके बाद उनका यह व्यापार चला जाएगा। दूसरा, चाइना का अपना इंटरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, वो सड़कें, वो चबहार पोर्ट, क्या क्या तमाम जो चीज़ें हैं, इसलिए तो कहते हैं ना कि दुश्मन का
दुश्मन दोस्त होता है। तो आज भारत खटक रहा है क्योंकि एक वैश्विक शक्ति बन रहा है, तो ये अमेरिका की नज़र में भी और चाइना की नज़र में भी, तो वो उसके दुश्मन यानी दुश्मन के दुश्मन पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाए। पाकिस्तान के बहाने दोनों देश अपनी अपनी रणनीति साध रहे हैं, सामरिक नीति साध रहे हैं। और इस तरीके से देखिए तो पाकिस्तान, ये जब मामला हिंदुस्तान का था और वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम आतंकवाद के खात्मे में भारत के साथ हैं, लेकिन जब उस आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान पर हमला होता है तो अमेरिका भी बौखला जाता है, चाइना भी बौखला जाता है। इनसे अच्छे मैं कहूँगी कि तुर्की और अजरबैजान है कि वो खुले रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो हमें मालूम है कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये दोनों हमारे साथ भी हैं और वो भीतर भीतर पाकिस्तान की भी मदद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी घातक सी स्थिति है। और आप देखिए कि इतने शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का प्रेसिडेंट होके और कितना पल पल बदलती हुई बात कह रहे हैं ट्रंप महोदय। ये पूरी दुनिया में एक तरीके से उनकी ही हंसी हो रही है कि उनके मध्यस्थता के लिए किसी ने नहीं कहा, वो जबरन अपने आप को मध्यस्थ बता करके इसमें कूद रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहीं पढ़ी है, किसी अच्छे नेशनल में ही पढ़ी है, कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र में अमेरिका का पैसा लगा है। अब वहां का परमाणु से पाकिस्तान को परमाणु लैस किसने किया? अमेरिका की मदद से हुआ, अमेरिका के पैसे से हुआ। क्यों? क्योंकि भारत पर चेक और बैलेंस किया जा सके, भारत पर एक दबाव बना रहे, इसलिए उसको भी परमाणु संपन्न बनाया गया। और वो परमाणु संयंत्र के बहुत करीब भारत का हमला हुआ। भारत का जो हमला हुआ वो नूर खान एयरबेस, उसके बहुत पास ही है उसका परमाणु संयंत्र। तो अमेरिका ने यह देखा कि वो अगर वहाँ हमला होता है तो इसकी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा सामरिक जो इसकी नीतियाँ हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। तो इसलिए वो कूद पड़ता है। इधर से चाइना देख रहा है कि उसके फुस हो गए ड्रोन, इसकी चर्चा होने लगी है, तो वो इसमें कूद जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से वो पाकिस्तान को पैम्पर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान तो बर्बाद देश है, लेकिन उसको ये लोग जबरदस्ती ऑक्सीजन देके, पैसे का ऑक्सीजन, अब IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा दे देता है, ऐसे समय में पैसा दे देता है जिस समय आतंकवादी हमला हुआ है, दूसरी किस्त जारी कर देता है। तो क्यों उसको ऑक्सीजन दे दे के जिलाया रखा जाता है, ताकि उस मुर्दे को भारत के खिलाफ सामरिक, राजनीतिक, वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैम, आप इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हैं, आपने जितनी अभी व्याख्या की, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको लगता नहीं कि अमेरिका और चीन इसको एक फ्रैंकेनस्टाइन की तरह तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। यही बात तो मैंने अभी कही कि पाकिस्तान घुटने टेक चुका था ऑलमोस्ट, और उसको मुनीर को बात करने की सलाह वहाँ से भले मिली, मध्यस्थता नहीं हुई, लेकिन सलाह मिली और तुरंत उन्होंने घुटने टेका और एक बड़प्पन की बात दिखाते हुए भारत ने बड़प्पन दिखाया, क्योंकि हम हमेशा से शांति के पुजारी रहे हैं, हमारा बौद्ध का देश रहा है हम, तो इसलिए यहाँ इंडिया ने उस चीज़ को माना, लेकिन उन लोगों ने एक तरीके से उसको पपेट की तरह इस्तेमाल किया है। तो अमेरिका और चीन एक तरह से पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान को, और जैसे कि अभी मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं एक फ्रैंकेनस्टाइन की तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और चीन पाकिस्तान को, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष का कि जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें बहुत लिमिटेड उसका उद्देश्य था। उसका उद्देश्य था कि जो आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान में हैं उसको ध्वस्त करना। इसके आगे न तो वो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना चाहता था और न पाकिस्तान की सेना से उसका कोई मतलब था। लेकिन हमको ऐसा अब लग रहा है कि अब जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है और हम लोगों की भी सोच ये है कि अब इसको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी संगठन, ये तीनों को अब आपको मिला कर देखना होगा, जो प्रधानमंत्री ने जिस ओर इशारा किया है और पूरे दुनिया को उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अब हम समय आ गया है कि हम इसको अलग अलग नहीं देखेंगे। इसलिए कि अब ये बात तो तय हो गई ना कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां भारतवर्ष में चलाई जाती हैं वो पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान की जो सरकार है उसका समर्थन है। उसका प्रमाण कब मिला? जबकि जो 20-22 मिनट का जो भारतवर्ष का ऑपरेशन चला और जिसमें ठिकानों पर बमबारी हुई और उसमें मारे गए आतंकवादी लोग, और उन आतंकवादियों के जनाजे में सलामी देने के लिए सेना के बड़े बड़े लोग रहे। उसके बाद फिर वहाँ के जो सिविलियंस थे, जो ये मंत्री थे, वो लोग वहाँ पर रहे। तो ये तो साबित हो गया पूरी दुनिया के सामने
कि आतंकवादी जो हैं उनको वो पनाह नहीं देते हैं, बल्कि उनको सलामी भी देते हैं, उनको मिट्टी भी देते हैं उनके मरने के बाद, और उनके लिए खड़े रहते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष को अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से भारतवर्ष को अपने ट्रस्टेड फ्रेंड रूस के साथ अपनी दोस्ती को मुकम्मल रखनी होगी। इस बार भारतवर्ष से एक, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलती हुई है, लेकिन जो यूक्रेन और रशिया का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भारतवर्ष थोड़ा मध्यस्थ माने एक वो न्यूट्रल रहने का प्रयास उसने किया है। हालांकि भारतवर्ष ने एक तरफ, भारतवर्ष का ये सोच है उसमें कि हम अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो जो सैंक्शन रसा पर लगा हुआ है वो सैंक्शन हम पर भी लग जाता है, और हम जो न्यूट्रल रहे उससे क्या हुआ कि हम दुनिया के को दिखाकर सोवियत संघ से हम तेल खरीदते रहे, और इस तरह से सोवियत संघ के इकोनॉमी को भारतवर्ष ने बचाने का प्रयास किया। और यही नहीं किया, हम लोगों ने रसा से तेल खरीदा और उस तेल को फिर यूरोप को हमने बेच दिया। तो एक तरह से यूरोप का भी काम हम लोगों ने चलाया उस समय। तो इसीलिए आपने देखा कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोनों देशों की यात्रा, यूक्रेन की भी यात्रा उन्होंने की और सोवियत संघ की भी यात्रा की, यानी दोनों देशों का उन पर विश्वास था। लेकिन अब निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनी बदलनी होगी, और सोवियत संघ के साथ जो श्रीमती गांधी के समय में जो हमारा समझौता है, जिसमें है कि अगर दोनों देश पर आक्रमण, अगर कोई किसी एक देश पर आक्रमण होगा तो दूसरा देश उस पर अपने ऊपर भी आक्रमण समझेगा, इस नीति को हम लोगों को फिर से अपनाना पड़ेगा। और अमेरिका पर जो हमारी निर्भरता है, जिस तरह की भी निर्भरता हो, उसको थोड़ा कम करके सोवियत संघ के साथ दोस्ती करनी होगी। देखिए सोवियत संघ से जो हम आर्म्स लेते हैं तो हम उसके साथ उसका नो हाउ भी लेते हैं, यानी फिर उसको हम अपने यहाँ बनाते हैं, और इसी का नतीजा निकला है कि आज हम एक छोटा जहाज़ जो तेजस है वो हमने बना दिया है, जो लड़ाकू विमान हमारा छोटा एक इंजन का विमान है, और उसकी डिमांड पूरे दुनिया में तेजस की डिमांड हो रही है और हम उसको निर्यात कर रहे हैं। तो भारतवर्ष इन 10 वर्षों में अब निर्यातक बन गया हुआ है रक्षा सामग्रियों का, और रक्षा सामग्रियों का निर्यातक जिस दिन भारतवर्ष बड़े पैमाने का, तो भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। जी, ये तो बात हुई आर्थिक स्थिति मजबूत होने की, और जो अभी प्रोफेसर ने कहा इससे ये बात निकल कर आती है कि कूटनीतिक रूप से हम हमेशा से सशक्त रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो हमने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया तो उसमें हमारी जो नैरेटिव की जो लड़ाई होती है ना, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं बाजी मार गया, जिसकी वजह से हमें अभी फॉरेन डेलीगेट्स बाहर भेजने पड़ रहे हैं। डॉक्टर ममता रानी से आगे जानते हैं कि ये नैरेटिव की लड़ाई में हम कैसे मजबूत। देखिए, नैरेटिव्स तो गढ़े जाते हैं। मैं इससे नैरेटिव पर बोलने से पहले एक छोटी सी कहानी कहूँगी कि अभी स्थिति अमेरिका की या चाइना की उस बंदर की तरह है जो 2 बिल्लियों में रोटी बांटता है, फिर कहता है इसकी रोटी बड़ी हो गई तो थोड़ा टुकड़ा खा जाता है, फिर दूसरी बिल्ली की रोटी बड़ी हो गई तो उसका थोड़ा टुकड़ा खा जाता है। इस तरीके से दोनों बिल्लियां लड़ती हैं और उसका पूरा खा जाता है वो बंदर। तो यही स्थिति है अभी कि ये लड़ा करके चाहते हैं कि हाँ भारत सैन्य रूप से भी कमज़ोर हो, भारत आर्थिक रूप से भी, क्योंकि युद्ध होता है तो बहुत खर्चा भी होता है, तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो। लेकिन भारत उनकी चाल में फंसने वाला नहीं है। भारत ने सटीक रूप से अपना काम किया, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जो वेस्टर्न से प्रभावित हैं, अमेरिका से हैं या जो चीन से प्रभावित हैं, उन लोगों ने एक नैरेटिव तैयार किया कि भारत को झुकना पड़ा या भारत की हार हो गई। लेकिन उसके ये शुरुआती दिनों की बात है, युद्ध विराम के कुछ ही दिनों बाद की। आज के डेट में पूरी दुनिया ये कह रही है, उसने एक एक करके वो सारे वीडियो दिखाए हैं जिसमें उनके सैन्य स्थल पर अटैक हुआ, वो बर्बाद हुए। भारत सैन्य स्थल बर्बाद करना चाहता नहीं था। जब उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत के नागरिकों पर हमला किया, गुरुद्वारे पर हमला किया, बच्चों पर हमला किया। तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने, चूंकि वहां आतंकवाद सेना के द्वारा पोषित है, इसलिए सैनिक अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया। और वो तमाम वीडियो अब आ चुका है जिसमें यह दिखता है कि भारत ने कैसे सटीक प्रहार करके उन अड्डों को तबाह किया है। तो आपने जो कहा कि क्या दिखता है भारत के नैरेटिव के बारे में, तो नैरेटिव
रोज बदलते हैं और कल उनका नैरेटिव था, आज हमारा नैरेटिव है और उस नैरेटिव को ही पुख्ता करने के लिए हमारे कई दलों के लोग अभी विदेश यात्रा में गए हैं ताकि हर जगह वो बातों को सही ढंग से रख सके। और अब हमारे नैरेटिव का समय है और दुनिया को उस नैरेटिव का प्रूफ भी वीडियो के रूप में मिल चुका है और इस नैरेटिव से भारत की छवि और मजबूत होगी। नैरेशन या नैरेटिव की लड़ाई में कल भले पाकिस्तान का था, लेकिन आज और आने वाला कल हमारा ही होगा। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हम आपके पास वापस आते हैं और आपसे ये भी एक बात जानना चाहेंगे कि अमेरिका तो फिर भी हमसे दूर है जियोग्राफिकली, लेकिन चीन बिल्कुल बगल में है। इसके साथ चाह करके भी हम वो रणनीतिक दूरी नहीं बना पाते हैं, तो क्या करना चाहिए कि चीन भी थोड़ा हमारा जो है दबाव वो झेले और पाकिस्तान को साथ देने के बजाय वो हमारे साथ होने का प्रयास? देखिए, आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि चीन के साथ तो हमारी सीमाएं लगती ही नहीं थी। हमारी सीमाएं तो तिब्बत के साथ लगती थी। लेकिन जो एक भारी भूल हुई जिसमें भारत सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने चीन की सुजरेंटी स्वीकार कर लिया तिब्बत पर, और इस तरह से आपने एक तरह से ज़बरदस्ती जबरन चीन की सीमा को अपनी सीमा से सटा लिया। नहीं तो आपको तो चीन से कुछ लेना देना मतलब नहीं था। लेकिन अब तो जब तिब्बत अब पर उसका अधिकार है, कब्जा है चीन का, तो नेचुरली अब भारतवर्ष की जो सीमाएं हैं वो चीन के साथ लग रही हैं। और जिस भी देश के साथ आप चीन के विस्तारवादी नीति को आप जानते हैं कि चीन सिर्फ भारतवर्ष को ही नहीं परेशान कर रहा है। चीन पूरे जो साउथ चाइना सी के देश जो हैं, जिसमें कि वियतनाम है, जिसमें लाओस है, जिसमें कंबोडिया है, फिलीपींस है, उन सारे लोगों को परेशान कर रहा है। उन सारे द्वीपों को वो अपना द्वीप बनाता है। वो साउथ चाइना सी का जो पैसेज है उस पर पूरा कब्जा करना चाहता है। और इस तरह से जो दूसरे भी जो मुल्क हैं उसके अगल बगल के, उन सब लोगों को वो चीन परेशान करके रखता है। नेचुरली अब मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, जबकि ये ट्रीटी जो हुई थी 1914 की, उस समय मैकमोहन लाइन को उसने माना था। और उस समय जो चीन था उसने उसको जो तिब्बत और भारतवर्ष की जो सीमाएं थी उससे उसका कोई विरोध नहीं था। उसको विरोध जो भी था, बाद में चीन ने उसको नहीं माना उस समझौते को, तो उसका विरोध था जो तिब्बत से जो चीन की सीमाएं लगती थीं उस पर विरोध उसका था। लेकिन यहाँ विरोध नहीं था, यहाँ उसने ओके किया था, उसने मैकमोहन लाइन को माना था उसने। लेकिन आज के दिन में वो कहता है कि मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते हैं। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश से मेरा भूभाग है, और सिक्किम के बारे में भी कहता था। खैर अब सिक्किम पर उसने अपना दावा छोड़ा तो सिक्किम अब हम लोगों का राज्य बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन अपने विस्तारवादी जो उसकी नीति है उससे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को चीन के साथ भी एक हम लोगों का जो जिसको सीमा पर एक काम चलाऊ व्यवस्था जो हम लोग बना कर रखे हुए हैं उसको हम लोगों को कायम रखना चाहिए। लेकिन चीन और पाकिस्तान में एक फ़र्क आपको करना पड़ेगा कि सीमा पर आपके साथ चीन के साथ तनाव आपका बना हुआ रहता है। वो अरुणाचल पर करता है, अक्साई चीन के उसने बहुत बड़े भाग को वो कब्जा करके रखे हुए है बहुत पहले से, वो सब बात है। लेकिन चीन आपके यहाँ भारतवर्ष में आतंकवादी गतिविधि नहीं चलाता है, जबकि पाकिस्तान दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर, चूँकि इस बात को तो मुनीर ने जो उसका सेनाध्यक्ष है उसने स्पष्ट रूप से कह दिया। उस पहलगांव घटना के 10 दिन पहले उसने कहा कि जो हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, वो लोग बुत परस्त हैं, और उन लोगों के साथ जो हिंदुओं के साथ कभी भी हम लोग नहीं रह सकते हैं, ये उसने साफ कहा। तो कहने का मतलब है कि ये संबंध जो चीन के साथ आपका नहीं है, यानी चीन आपको उस आधार पर, रिलीजन के आधार पर चीन से आपका कोई मामला नहीं है। इसलिए और पाकिस्तान के साथ चूँकि रिलीजन के आधार पर आपका है, और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी आबादी इंडोनेशिया के बाद दूसरी बड़ी आबादी भारतवर्ष में रहती है। इसलिए भारतवर्ष के मुसलमान, इसलिए आप देखते होंगे कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसमें भारतवर्ष के मुसलमान पूरी मुस्तैदी के साथ भारत सरकार के साथ खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान अगर कोई परमाणु हमला अगर करता है, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि परमाणु हमला जब होगा तो वो पहचानेगा नहीं कि ये मुसलमान है, कि ये हिंदू है, कि ये सिख है, कि ईसाई है, सब लोग उससे प्रभावित होंगे, सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन एक बात और जान लेनी चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने की कुचेष्टा की
तो पाकिस्तान, इंडिया, भारत ठीक है, भारतवर्ष का कुछ एक पोर्शन बर्बाद होगा, कुछ हमारे 10-20 लाख लोग मारे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके हैं। मतलब किसी भी तरह हथियार के रूप में जो है, हथियार के बल में हम हमेशा से आगे हैं। नैरेटिव की जो लड़ाई है वो भी काफ़ी हद तक हम जीत जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ममता रानी, हम वापस आपके पास आना चाहेंगे कि विदेशों में जो नैरेटिव की लड़ाई है उसके लिए तो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर में भी नैरेटिव की लड़ाई बड़ी घिनौनी स्तर पर जाती है। एक राजनीतिक नेत्री के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगी कि राजनीति का स्तर पहले से बहुत गिरा है। अटल जी ने एक बार कहा था कि मैं रहूँ या ना रहूँ, भारत ये रहना चाहिए। तो सभी नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि देश सर्वोपरि होना चाहिए। आप छोटे छोटे देश से सीखें, ऑस्ट्रेलिया से सीखें, आप यूएस से भी सीखें कि उनके यहाँ के नेता अपने देश के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति का स्तर डेमोक्रेसी की आड़ में, कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, इसकी आड़ में इस हद तक गिर गया है कि ये किसके बारे में क्या बोलते हैं इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया। तो मुझे तो लगता है कि एक कानून बननी चाहिए जो मर्यादा के नीचे जाने की इजाज़त ना दे। चाइना की बात अभी आपने कही थी, चाइना को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब चाइना ने एक बार बदमाशी की थी तो चाइना के सामानों का बहिष्कार कर दिया। चाइना के सामान का बहुत बड़ा बाजार भारत है और भारत से लगे और छोटे छोटे देश है। तो अगर हम चाइना का उस लेवल पर बहिष्कार करें तो पहले तो वो ऐसे ही औकात में है, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और अपने यहाँ हमारे जो भी नेता हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के यह विनती होगी कि आप एक दूसरे पर मुद्दे के लिए जरूर प्रहार करें, लेकिन जब देश की बात आए तो सभी को एकजुट होने की जरूरत है और अनर्गल बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। कई बार तो यहाँ का विपक्ष मुद्दा विहीन होने के कारण पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है, वो चीन की भाषा बोलने लगता है जैसे कि उसके वो स्पोक्समैन है। ये ना करें, इससे आपके जवानों का मनोबल टूटता है। आज तक हमारे जवान इसीलिए भीतर घुसकर नहीं मारते थे कि उनका मनोबल टूट जाता था। अब मनोबल बढ़ा है, जवान अंदर घुस के मार रहे हैं। और मैं कह देती हूँ कि अगर नेता अपने इस आदत को नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है कि जवानों का कोपभाजन एक दिन उनको भी बनना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न चिन्ह सेना की कार्रवाई पर लगाते हैं, राष्ट्र के हित पर लगाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी और सेना ही शायद इसका जवाब दे देगी। तो ये थी आज की तमाम चर्चा में जो बातें निकल कर आई हैं कि कुछ भी हो, जो अमेरिका और चीन कितना भी पाकिस्तान का साथ दे, लेकिन अगर हम देशवासी और जो देश के राजनीतिक दल हैं वो एकजुटता दिखाएं और नैरेटिव की लड़ाई, जिसमें हमने देखा कि हर तरह से भारतीय फौज जो है वो सशक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नैरेटिव की लड़ाई पाकिस्तान घिनौने स्तर पर लड़ रहा था वहाँ पे कहीं ना कहीं हम पीछे दिखे, जिसको कि अब पूरी तरह से पूरा किया जा रहा है। लेकिन हमें ये चिन्हित करना होगा कि हमारा दुश्मन देश कौन है और दोस्त देश कौन है और कौन हमारे साथ कूटनीतिक रिश्ता बनाता है। तो इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। हमारे मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और इसी के साथ अब लेते हैं विदा। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।